कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। ये एक परंपरा होता है, एक दूसरे को इज्जत देना होता है। जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। राहुल का सियासी चक्रव्यूह। जी हां, संसद सत्र के छठे दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की है। राहुल ने कहा, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप का होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है। इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वो भारत के लोगों के साथ किया जा रहा है। आज चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी हैं। इस दौरान राहुल ने किसानों के एमएसपी, अग्निवीरों की पेंशन समेत कई और मुद्दे उठाए हैं। बजट पर बोलते हुए राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और कहा कि बजट में मिडिल क्लास के एक और पीठ पर छुरा मारा गया है तो दूसरी ओर भी छाती पर छुरा मारा गया है। बजट के बहाने जो चक्रव्यूह राहुल गांधी ने रचने की कोशिश की है, उसका कितना असर देखने को मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे आज। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि संसद में जो संग्राम हुआ वो आपको सुनवाते हैं। सुनिए। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। ऑडियो चेक भोपाल से ब्रजेश जैन। चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी जी अनाप शनाप बातें करके फिर जब हम उसको नियम के तहत बात करने के लिए कहते हैं तो फिर वो आपत्ति दर्ज करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने उस दिन लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी अपना बात अच्छी तरह से रखने के लिए कोशिश किया। तब कांग्रेस और विपक्ष के लोग पूरे समय लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री जी का भाषण को पूरा डिस्टर्ब किया, हल्ला किया और पूरा वेल में आकर के उन्होंने इतना जोरदार हंगामा किया और बड़ा मुश्किल से प्रधानमंत्री जी अपना बात रख पाए। तो ये नियम को मानते ही नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि श्री राहुल गांधी जी, नियम से ऊपर नहीं होना चाहिए, सिस्टम से ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संविधान और हमारे परंपरा, रूल्स एंड कन्वेंशन, इससे ऊपर राहुल गांधी नहीं है। तो आपने सुना कि कैसे सदन में हंगामा मचा हुआ है। इसके बाद आपको ग्राफिक्स के जरिए अब दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने बजट को लेकर क्या कुछ सवाल खड़े किए हैं। देखिए, बजट पर राहुल गांधी बोलते हुए कहा कि 20 साल में शिक्षा पर सबसे कम 2.5% आवंटन किया गया है। 10 साल में 70 पेपर लीक बजट में बात नहीं है। किसानों को एमएसपी का कानून नहीं है। वही बजट में अग्निवीरों को पेंशन की बात नहीं। मध्यम वर्ग पर कैपिटल गेन इंडक्शन टैक्स का छुरा मारा गया है। तो ये कुछ जो सवाल थे वो लगातार राहुल गांधी उठाते नजर आए आज सदन में।
देखिए 20 साल में शिक्षा पर सबसे कम 2.5% का आवंटन एक बड़ा सवाल राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार पर उठाया है। आज सदन में बजट पर जब वो बात कर रहे थे, बजट पर जब वो चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी का कानून नहीं मिला है, ये किसानों के हित में कहीं ना कहीं बिल्कुल कोई बात नहीं है। बजट में अग्निवीरों को पेंशन की बात नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है बजट में। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग पर कैपिटल गेन इंडेक्शन टैक्स का छूरा माना गया है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना पर क्या कुछ कहा है। चलिए तो देखिए, जिस तरह से साफ उन्होंने जातिगत जनगणना पे कहा कि 95% जनता जानना चाहती है कि उनकी भागीदारी कितनी है। उन्होंने कहा कि बांटता कौन है, वही 2-3% लोग, और बंटता किन में है, वही 2-3% लोगों में। जाति जनगणना से देश बदल जाएगा, ऐसा राहुल गांधी कहते नजर आए। वही वित्त मंत्री मुस्कुरा रही थी, उन्होंने कहा कि यह हंसने की बात नहीं है, आपने जो चक्रव्यूह बना रखा है उसे हम तोड़ेंगे और इस हाउस में जाति जनगणना पास करेंगे। तो ये कुछ जो बातें थी वो राहुल गांधी ने सवाल पर सवाल खड़े करते हुए और जातीय जनगणना को लेकर जो कुछ बातें कही वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस हाउस में जातीय जनगणना पास करने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। 95% जो है जनता जानना चाहती है कि उनकी भागीदारी कितनी है। देखिए, राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार जो बजट आया है उस बजट को लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। और जातीय जनगणना और किसानों के लिए एमएसपी की बात जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि सदन में उनकी सरकार आते ही वो इन दोनों चीजों को कहीं ना कहीं लागू कर देगी। वित्त मंत्री मुस्कुरा रही थी, उस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह हंसने की बात नहीं है, यह जिम्मेदारी की बात है। बजट में कहीं भी किसानों की बात नहीं है, बजट में कहीं भी शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि 20 सालों में सबसे कम जो आवंटन हुआ है वो शिक्षा पर हुआ है 2.5%। 20 सालों में राहुल गांधी ने ऐसे आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 95% जनता जानना चाहती है कि उनकी भागीदारी आखिर कितनी है। कहते नजर आए कि बांटता कौन है, वही 2-3%, बट्टा कितने में है, वही 2-3%। चलिए इस पर तमाम चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, रत्नाकर सिंह जुड़ेंगे कांग्रेस से, मधीर सिंह मान जुड़ेंगे भाजपा प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ, और मनधीर सिंह मान भाजपा प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, और उसके साथ ही न्यूज रूम से जुड़ेंगे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधे चलते हैं ब्रजेश जैन के पास चलते हैं और सबसे पहले सवाल उन्हीं से करते हैं कि ब्रजेश जी, देखिए जिस तरह से राहुल गांधी आज लगातार हमलावार नजर आए सदन में, कहीं ना कहीं जो उनका तेवर नजर आया वो कहीं ना कहीं देखने को मिला कि कांग्रेस को जो इस बार लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी प्रभावित नजर आए हैं, और जो आज भारीपन देखने को मिला है सदन में, इसको किस तरह से देखा जाए? जो पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए राहुल गांधी इन दिनों फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, चाहे लोकसभा की बात हो या फिर किसानों से संसद भवन के गेट पर मिलकर उनके साथ धरना देने की बात हो, उनकी संसद में एंट्री कराकर बातचीत करने की बात हो, या फिर तमाम समसामयिक और सामाजिक मुद्दे उठाने की बात हो। राहुल गांधी एक नए तरीके से तमाम मुद्दों को उठाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी राघवेंद्र मुझे लगता है कि अच्छी तरह से समझ गए हैं कि देश जो है वो धर्म के मायने ज़्यादा समझता है। अगर धर्म से जोड़कर किसी चीज़ को समझाया जाए तो वो जनता को ज़्यादा समझ में आती है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी लेती रही है, और यही नब्ज वो उन्होंने अच्छी तरह पकड़ ली है। हमने देखा था कि सड़कों पर भी उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिए पिछले दिनों तमाम आंदोलनों में और अपनी एक्टिविटीज़ में, और अब जो है लोकसभा के अंदर जब सदन में आज चर्चा चल रही थी बजट पर, तब भी उन्होंने, हालांकि पुरानी बातें थी राघवेंद्र सारी, चाहे वो नीट परीक्षा पेपर लीक मामला हो, युवाओं की बेरोजगारी का मामला हो, किसानों की बदहाली का मामला हो, जातिगत जनगणना की बात हो, तमाम चीज़ें पुरानी थी, कोई नई बात राहुल गांधी ने नहीं कही है। मल्टी टैक्स जो है उसकी भी बात राहुल गांधी ने उठाई, बजट की समीक्षा करते हुए कई कमियां उन्होंने गिनाई, लेकिन उन्होंने चक्रव्यूह को जो उदाहरण दिया ये ध्यान आकर्षित करने वाला था। और राहुल गांधी और उनकी जो टीम है वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर इस तरीके से किसी पौराणिक कथा से या धर्म से जोड़कर किसी चीज़ को समझाई जाए तो वो ज़्यादा चर्चा में रहती है और लोगों का अटेंशन जो है वो प्राप्त करती है। और यही वजह थी कि पूरी प्रिपरेशन करके आज लोकसभा में राहुल गांधी पहुंचे थे, और मुझे लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत चक्रव्यूह की संरचना से जोड़कर तमाम मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया है, और वे इस बात में सफल भी साबित हुए हैं। शायद इसीलिए जातीय जनगणना की बात भी कर रहे हैं ब्रजेश वो लगातार।
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पहले से कहती आई है कि जातीय जनगणना करेंगे तभी आरक्षण का पूरा फायदा जो है वो अन्य तबकों को मिल सकेगा। जो फायदा ले रहे हैं आरक्षण का उनको और भी ज्यादा मान से फायदा मिल सकेगा। और इसलिए राहुल गांधी ने आज नया ऐलान किया है कि उनकी अगर सरकार आती है तो वो सबसे पहले जातीय जनगणना कराएंगे। हालांकि ये बात चुनाव में वो कह चुके हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर संसद के भीतर उनका ये ऐलान काफी मायने रखता है। लोगों को और जातियों को अट्रैक्ट करने वाला उनका ये बयान देखा जा सकता है। देखिए ब्रजेश, जिस तरह से लगातार बजट पर भी वो घेरते नजर आ रहे थे सरकार को, और महत्वपूर्ण चीज उनमें उन्होंने एक चीज नोटिस किया और उनमें कहीं ना कहीं उसको मार्केबल बनाया कि शिक्षा के नाम पर 2.5% जो है 20 साल में सबसे कम जो है आवंटन जो हुआ है इस बार हुआ है। तो एज ए कंपेरेटिवली हम लोग देखें ब्रजेश, तो पिछले बजट या उनके सरकार बात करें साफ तौर में जो कांग्रेस की सरकार थी, चूंकि 20 वर्ष की बात हो रही है तो 20 वर्ष में कहीं ना कहीं उनकी सरकार भी उसमें शामिल हो जाती है। तो कैसे देखा जाए इसको, जो पहले के बजट थे, अभी के बजट है और पहले के जो बजट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो बजट है, कंपैरिजन जब करते हैं तो कहां उतार चढ़ाव देखने को मिलता है ग्राफिकल स्ट्रक्चर पे ब्रजेश? देखिए, अगर हम बजट का विश्लेषण करें तो जो तमाम पुरानी योजनाएं थी और व्यवस्थाएं थी वो सुचारू रखी गई हैं। कुछ छोटी मोटी नई योजनाएं जोड़ी गई हैं और टैक्स पेयर्स में टैक्स स्लैब जो है उसको बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ा गया है। 5 से 7 लाख वाला जो टैक्स पेयर का परसेंट था उसमें 2 लाख रुपए की छूट दी गई है। तो ये एक नया सिस्टम था, लेकिन बहुत ज़्यादा बजट हम कहें कि क्रांतिकारी परिवर्तनशील होगा ऐसा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब बजट भी नहीं कह सकते। पुराने सिस्टम में जो चला रहा था उसी को बजट को आगे इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन कांग्रेस का जो मुद्दे उठाना और जो मल्टी लेयर टैक्स सिस्टम है उसको उठाना, ये कहीं ना कहीं एक नए तरीके से सरकार को घेरने वाली बात है। और हालांकि कांग्रेस सरकार जब मनमोहन थी वो खुद फाइनेंस एक्सपर्ट थे, लेकिन ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं थी। टैक्स सिस्टम यही का यही था, हालांकि नाम अलग था, इनकम टैक्स और तरह तरह के टैक्सेस थे, लेकिन अब जीएसटी लागू है। तो जो टैक्स सिस्टम है उसको एक प्लेटफॉर्म पर सरकार लाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव जो है आम आदमी की ज़िंदगी में इससे नहीं हुआ है। कुछ टेक्निकल परेशानियां ज़रूर व्यापारियों को, टैक्स पेयर्स को ही हैं, लेकिन धीरे धीरे अब सिस्टम में रच बसने लगे हैं लोग। लेकिन कांग्रेस का जो इन तमाम चीज़ों को लेकर मुद्दे उठाना है वो, और मैंने शुरू में कहा था राघवेंद्र के लगातार फॉर्म में चल रहे हैं राहुल गांधी, और उनकी अगुवाई में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के तमाम नेता भी फॉर्म में हैं। और इसलिए हमने देखा कि बजट पर लगातार जो चर्चा चल रही है राघवेंद्र, उसमें जो जो भी मुद्दे सामने आ रहे हैं पूरी मुखरता के साथ, पूरी ताकत के साथ पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो बिंदुवार तरीके से बहुत अच्छे विश्लेषण और आंकड़ों के साथ अपनी बात रख रहा है, और ये देश का और लोगों का ध्यान जरूर आकर्षित कर रहा है। देखिए बिल्कुल, ये तो सारी बातें हो गई बजट पर, लेकिन ब्रजेश जिस तरह से संसद की गरिमा की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आज सदन में बोलते हुए राहुल गांधी, अडानी, अंबानी और तमाम ऐसी चीजें बातचीत करते हुए संसद और सदन की जो गरिमा होती है उस पर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। और राहुल गांधी इस कटघरे में लगातार कई बार खड़े हो चुके हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कहती है आंख मारने का हो या मोदी को आकर गले लगा लेने का हो। तो इस पर ब्रजेश कितना कुछ आप किस नजरिए से इस चीज को देख रहे हैं कि सदन में जो है वो गरिमामयी भाषा का जो प्रयोग है वो होना चाहिए? देखिए, अडानी अंबानी पर तो राहुल पहले से ही साठगांठ के आरोप लगाते रहे थे, लेकिन अजीत डोभाल और मोहन भागवत इनको आज इंक्लूड किया है। 6 जो हत्यारे थे कह सकते हैं अभिमन्यु के, उनमें उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ साथ जो अन्य लोग हैं, अजीत डोभाल जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनको शामिल किया है, और भी मोहन भागवत को शामिल किया है। तो कहीं ना कहीं एक जैसा मैंने कहा राघवेंद्र लगातार कि एक नए तरीके से अपनी पुरानी बात को रखने का एक जरिया है, और उसमें राहुल गांधी बखूबी सफल भी साबित हो रहे हैं। हालांकि टैक्सेस सिस्टम की बात करें, एजुकेशन या दूसरे सिस्टम्स की बात करें, तो ये चर्चा एक प्रक्रिया का हिस्सा है। संसद में जैसे जैसे बजट पर चर्चा आगे बढ़ेगी, तरह तरह के जो विश्लेषण है वो देखने को और तर्क हैं वो देखने को सत्ता पक्ष और विपक्ष के मिलेंगे। लेकिन उनका जो तरीका बात कहने का है उससे लगता है कि हथियार नहीं डाले हैं, पुरजोर तरीके से विपक्ष इस बार अपनी बात रख रहा है और सरकार को घेर रहा है। एक महत्वपूर्ण चीज राहुल गांधी के आज वक्तव्य से जो सामने निकल कर है वो कह रहे हैं कि जब जातीय जनगणना होगा तो उससे देश की जो तस्वीर है, जो तकदीर है वो बदलते नजर आएगी। इस पर इसके क्या कुछ आधार नजर आ रहे हैं ब्रजेश? देखिए, ये तो एक हम पॉलिटिक्स का हिस्सा कह सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा राघवेंद्र। सिर्फ इतना फर्क जरूर पड़ सकता है कि कुछ जातियां जिनकी आबादी ज्यादा हो गई है या जिनकी कम हो गई है, उनके आरक्षण के जो प्रतिशत है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा मैंने कहा कि क्रांतिकारी परिवर्तन जातीय जनगणना से नहीं आएगा। विपक्ष ये चाहता है, खासतौर से राहुल गांधी और कांग्रेस ये चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो जिससे कि अलग अलग जातियों के सही आंकड़े सामने आए और तमाम जातियों को
उसके आधार पर अलग अलग घोषणाएं करके विपक्ष जो है आने वाले चुनावों में, क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव है इस साल और 2 राज्यों में महाराष्ट्र समेत अगले साल चुनाव होने हैं, तो इन 6 राज्यों को ध्यान में रखकर जातीय जनगणना का पुराना मुद्दा एक बार फिर से कांग्रेस छेड़ रही है, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से इसको पेश किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस पूरे साल चुनाव तक जो है वो ऐसे तरह तरह के जातिगत मुद्दे हो या आरक्षण का मुद्दा हो या युवाओं, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं से जुड़े हुए तमाम मुद्दे हो, वो इसी तरीके से हमें नए नए तरीके से देखने को मिलेंगे। देखिए ब्रजेश, एक और सवाल, देखिए सवालों का सिलसिला जो, जी चलिए ब्रजेश, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर आपके पास पहुंचेंगे सवालों के साथ। लेकिन हमारे साथ अब और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नाकर सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, और मानधीर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पर। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे से रत्नाकर सिंह जी आपसे ही, क्योंकि सवाल जो है राहुल गांधी ने सदन में भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर ही कहीं ना कहीं मोदी पर ही सवाल करते नजर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी चक्रव्यूह रच रही है और उस चक्रव्यूह को मोदी जी अपनी छाती पर लेकर चलते हैं। ये शब्द मेरे नहीं है, राहुल गांधी आज बोलते नजर आए हैं। और जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था, नाम भी गिनवाए उन्होंने, मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, इस तरह से 6 नाम उन्होंने गिनवाए, कहीं ना कहीं मोहन भागवत और डोवेल का भी नाम ले लिया। तो 6 लोग मिलकर भारत की जनता को इस चक्रव्यूह में फंसाकर मारने का काम कर रहे हैं। सवाल आप पर है और सवाल गंभीर है। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। रत्नाकर जी। जी राघवेंद्र जी, देखिए सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी के लिए यही कहूंगा कि एक नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है वो काफी गरिमापूर्ण पद होता है और उसकी एक गरिमा होती है। सदन में जो है वो जो भी कहता है पूरे देश के लोग उसको सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि राहुल गांधी उस पद के लिए कहीं न कहीं फिट नजर नहीं है। बार बार संसद की मर्यादा को उल्लंघन करना, बार बार स्पीकर के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, स्पीकर के कार्यों में दखलंदाजी करना, कटाक्ष करना, मुद्दों पे बात न करके झूठ फैलाना, ये नेता प्रतिपक्ष का कार्य नहीं है। अब मैं बता दूं आपको कि राहुल गांधी जी कभी भी होमवर्क करके आते नहीं हैं और जब वो होमवर्क पूरा नहीं करके आएंगे तो निश्चित रूप से अर्ध सत्य बताएंगे या उनको तथ्यों का ज्ञान नहीं होगा। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि वो जो भी आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने देखा कि वित्त मंत्री जो अपने सर पे हाथ रखकर जो अपना माथा पीट रही थी, उसका कारण भी यही था कि आप जो है किस तरह से तथ्यों को बिना जानकारी के और लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बताइए, जो ये कहते हैं कि सरकार में 90 सेक्रेटरीज हैं और 90 सेक्रेटरीज में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, और ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई ओबीसी क्यों नहीं है, 3 ही लोग क्यों है 90 सेक्रेटरीज में। तो शायद राहुल गांधी जी को और अध्ययन करके आना चाहिए कि 1992 के पहले जब आरक्षण लागू नहीं था, और ये जितने भी सेक्रेटरीज हैं वो 1992 के पहले के हैं बिल्कुल, और 95 में जब ये आरक्षण लागू हुआ उसके बाद जो है 95 और 96 में आरक्षण लागू हुआ, उसके बाद जो है ओबीसी कैटेगरी और SC/ST के तहत लोगों को अखिल भारतीय सेवा में भर्ती किया गया। अब आप बताइए कि अभी जो सचिव हैं वो सब 92 के पहले के हैं और ये बार बार प्रश्न लेके आ रहे हैं कि कितने ओबीसी, कितने SC/ST। ये प्रश्न आप क्यों नहीं, आप खुद ही बताइए ना कि 2004 से लेकर 2014 पूछ लेते हैं ना। आपकी चलिए सरकार में कितने मानधीर OBC सिंह जी से ये SC/ST देखिए, रत्नाकर जी आपके सवाल का जवाब मानधीर सिंह जी से ले सकते हैं। मानधीर सिंह जी बताइए, 1992 की जो वाकया बता रहे हैं जो रत्नाकर सिंह जी, उससे पहले तो आरक्षण नहीं था और जो अभी अधिकारी जो बजट बनाने में बैठते हैं वो पहले के ही होते हैं। तो क्या आधार है आपके? तो कह रहे हैं कि होमवर्क करके नहीं आते हैं राहुल गांधी जी। चलिए आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं मानधीर सिंह जी। मानधीर सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? मानधीर सिंह जी, चलिए हम फिर से कोशिश करते हैं मानधीर जी सिंह जी तक। मैं राघवेंद्र जी जी मानधीर जी, अपनी बातों को पूरा करना चाहिए। जी आप पूरा कर लीजिए। जी रत्नाकर जी। बड़ी प्रखरता के साथ जातीय जनगणना की बात करते हैं राहुल गांधी जी, बड़ी प्रखरता के साथ किसानों की बात करते हैं राहुल गांधी जी,
लेकिन ये सिर्फ दिखावे का सिर्फ मुखौटा है इनका। अब ये बताइए, जब यूपीए की सरकार थी तो इन्होंने जातीय जनगणना किया था ना 2011 में। 2011 में बिल्कुल। अब 2011 में जब जातीय जनगणना किए थे तो भाई आपने उस डेटा को सामने नहीं लोगों के रखा सामने था, रखा, क्यों नहीं बिल्कुल। बताया, क्यों नहीं? बड़ा सवाल है, पूछेंगे हम लोग आज मानधीर सिंह जी से ये सवाल पूछा जाएगा, यही इंडिया हैट पर हम पूछेंगे भी इनसे कि आखिर जब 2011 में यूपीए की सरकार में जातीय जनगणना हुई तो उसका आंकड़ा जो है वो सामने क्यों नहीं रखा गया। जी रत्नाकर जी, आप पूरा करिए, अपनी बात पूरी करिए। जी, और दूसरी चीज ये कह रहे हैं किसानों की बात, और मैं जातीय जनगणना के ऊपर आ जाता हूं, पहले उसको कंप्लीट कर लेता हूं। जातीय जनगणना अभी इनके देश में 3 राज्यों में इनका जो है कांग्रेस शासित राज्य है। अगर कांग्रेस शासित राज्यों में ये जातीय जनगणना करा ले, पहले वहां पता कर ले कि भाई कौन सी जातियों को कितना फायदा मिल रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। अगर आप इतने हितैषी हैं जातियों को लेकर के, अगर लोगों को जाति में बांटना चाहते हैं, आप कर लीजिए ना अपने राज्यों में, क्यों नहीं कर रहे हैं? और दूसरी चीज ये एमएसपी की बात करते हैं, देखिए राहुल गांधी जी ना, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, राहुल गांधी जी होमवर्क करके आते नहीं है। पिछले सत्र में देखा उन्होंने 2 झूठ बोला। 2 झूठ क्या बोला? पहली तो उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं मिल रहा है। वहीं पे किसी मंत्री जो है खड़े होकर के उन्होंने कहा, रत्नाकर जी आपके पास आते हैं हम। मानधीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपके जो सवाल थे और हमारे भी जो सवाल है उनसे हम ले लेते हैं सीधे तौर पर। मानधीर सिंह जी, पहले तो आपका स्वागत है इंडिया हैट पर। धन्यवाद। देखिए मानधीर सिंह जी, देखिए लगातार जिस तरह से रत्नाकर जी बात कर रहे थे और वो भी कहीं ना कहीं आप पर आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी होमवर्क करके नहीं आते हैं, सदन में जो मन आता है वही बोलने लगते हैं। लेकिन आज जो सवाल उठाए हैं सदन में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर, तो एक महत्वपूर्ण सवाल मानधीर सिंह जी ये कि 2011 में यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार में जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जो हैं वो देश के सामने नहीं रखे गए थे। क्या कारण थे आखिर मानधीर सिंह जी? आपको भी पता है, रत्नाकर जी को भी पता है, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, पूरे देश को पता है कि एक जब जातीय जनगणना होती है तो तमाम खर्चे होते हैं उसमें, लेकिन जो 2011 में जनगणना हुआ उसके डेटा जो है वो देश के सामने क्यों नहीं रखे गए? मानधीर सिंह जी देखिए, पहले तो मैं इनको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी जो भी बोलते हैं देश के हित में बोलते हैं और सोच समझ कर बोलते हैं। और रही बात उनकी जो 10 साल से वो जनगणना की कह रहे हैं, उनको जनगणना को उनको ये करवा के दे क्यों नहीं रहे, खामा खा के उन पे ब्लेम लगा रहे हैं कि ये हुई थी वो हुई थी, क्या आधार है इनके पास? तो मैं तो यही कहूंगा कि जो राहुल गांधी जी ने डिमांड की है, खाली यही तो डिमांड की है कि जनगणना के आंकड़े सामने आने चाहिए। तो 10 साल इनको अनुभव देने में दिक्कत क्या हो रही है? इनकी सरकार है, सब चीज इनके पास है, तो इन्हें देने में दिक्कत क्या हो रही है? क्यों राहुल जी को ऊपर उनके कमियों तो कह रहे हैं कि जिन राज्यों में आप मानधीर सिंह जी रत्नाकर जी ये कह रहे थे, अभी आप थोड़ा सा विलंब हुआ आपको जुड़ने में, ये कह रहे थे कि क्यों नहीं आप अपने शासित राज्यों में ये करा ले रहे हैं जातीय जनगणना, जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने कराने की पहल की, आप क्यों नहीं करा लेते अपने राज्यों में पहले? देखिए, हमारी जनगणना भी हमारे सब कार्य जो पार्टी के हिसाब से भी चल रहे हैं, लेकिन जो आज मांग है तो राहुल जी की वो बिल्कुल देश के हित में मांग है। और जो बजट आया है इसमें कहीं भी कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं हुआ जिससे हमारे आम आदमी को किसी को भी राहत मिल। क्या चाहते थे आप? कांग्रेस क्या चाहती है? इंडिया अलायंस क्या चाहती थी बजट में? मानधीर सिंह जी, इंडिया अलायंस क्या चाहती थी जो आपको नहीं दिख रहा है बजट में? सबसे पहले तो हमारे देश के किसानों का दर्द, जो आज उनको एमएसपी की गारंटी देनी थी, इनको जो इन्होंने बोला भी था वो उनको नहीं दे पाए हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के किसान, हमारे देश के अन्नदाता सड़कों पर महीनों बैठ के अपने दुख का जो उन्होंने अपना प्रचार किया है, अपना दुख जनता को दिखाया है, फिर भी उनके दुखों को नहीं सुना गया, उन्हें एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई। सबसे पहले तो किसानों के लिए, जवानों के लिए इन्होंने जो किया वो आप अग्निवीर को ही लेके देख लो। मैं यही कहूंगा, इसमें इन्होंने किसी भी किसान के लिए, जवान के लिए या आम आदमी के लिए अपने इसमें ऐसा क्या किया है? किसी वृद्ध के लिए क्या किया, किसी और बेरोजगारों के लिए क्या इन्होंने दिया है? कहीं जो नौजवान है जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनकी मानसिकता खराब हो रही है, उनके लिए इन्होंने क्या किया है? क्या किया रत्नाकर जी क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो नतीजे मिले हैं कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को, देखिए तेवर तो भाई कहीं ना कहीं हाई लेवल पे नजर आ रहा है कांग्रेस का और राहुल गांधी के भी। रत्नाकर जी, सवाल ये कि जिस तरह से राहुल गांधी ने आज सदन में यह सवाल उठाया कि जातीय जनगणना और एमएसपी जो है वो उनकी सरकार आते ही ये दोनों बिल पास कर लेंगे, ये एमएसपी और जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए कहीं गले का फांस तो नहीं बनते नजर आएगी? रत्नाकर जी, ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है राहुल गांधी।
आज वो हमारे ऊपर कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए क्या किया। झूठ बोलते हैं कि हम एमएसपी नहीं दे रहे हैं, झूठ बोलते हैं कि अग्निवीर योजना में कंपनसेशन नहीं मिलता है। मतलब आज प्रश्न ये है कि कांग्रेस शासित राज्य जो है कर्नाटक, और कर्नाटक में कुछ दिन पहले ही एक आंकड़ा सार्वजनिक हुआ था जिसमें जब से इनकी सरकार बनी है और तब से लेकर अभी तक 1200 किसान जो है आत्महत्या कर चुके हैं। आप किसानों के हितैषी आकर सदन में बनते हैं, जहां पे कांग्रेस शासित राज्य है वहां पे किसानों की दुर्दशा कर देते हैं और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। हम तो जो यूपीए सरकार में जितना एमएसपी मिल रहा था उस एमएसपी से दोगुना एमएसपी देने का काम कर रहे हैं और हमारे मैनिफेस्टो में भी ये लिखा है कि हम अपनी सरकार में इस एमएसपी को और आगे बढ़ाएंगे। हम तो किसानों से वादा किए हैं और करेंगे भी। हमने किसानों को लेकिन ये तो कह रहे हैं कि वादा किया निभाने का, तुमने भुला दिया। कांग्रेस वाले तो यही कह रहे हैं कि वादे किए और लगातार आपने कोई पूरा ही नहीं किया कोई वादा। नहीं, कोई वादा पूरा नहीं किया। किसान सम्मान निधि पहली बार जब तृतीय कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑफिस ज्वाइन किए थे, सबसे पहला निर्णय उन्होंने किसान सम्मान निधि 20,000 करोड़ जो है रिलीज किया था। क्या ये याद नहीं है इनको? ये भूल गए? आज किसानों को जो है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कितनी बड़ी राहत देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। किसानों को 1.5 लाख करोड़ का इसी बजट में हमने प्रावधान किया है और किसानों की उन्नति के लिए, किसानों को बेहतर टेक्नोलॉजी के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, खादों के लिए, बीज के लिए, बिजली के लिए 1.5 लाख करोड़ का हमने प्रावधान किया है। ये इनको दिखता नहीं है। इनका सिर्फ एक ही काम है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने देखा कि जब इसी सदन में प्रधानमंत्री जी जो सदन के नेता होते हैं वो जब अपनी बातों को रख रहे तो किस तरह से ये हल्ला गुल्ला कर रहे थे, उनकी बातों को सुनने नहीं दिया जा रहा था। जबकि देश के प्रधानमंत्री अगर वो कोई बात कहते हैं देश की जनता से तो उसका एक अर्थ होता है और एक संदेश होता है सारे देशवासियों के लिए। वो जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो हम लोगों ने बहुत प्रेम से अच्छे से उनकी बातें सुनी, लेकिन जब प्रधानमंत्री सदन के नेता जब बोलते हैं तो 1.5 घंटा हल्ला हुल्ली करते हैं ये लोग। ये तो है इनकी गरिमा। और जब हम बात करते हैं मणिपुर पे, हम चर्चा करने को तैयार होते हैं, हम चर्चा करते हैं जब सदन में राज्यसभा में, तो ये चर्चा छोड़कर भाग जाते हैं। ये सिर्फ आरोप लगाते हैं, आरोप का कहीं ठीक है, सामना नहीं कर सकते मानधीर हैं, सिंह भागने का काम करते हैं। मानधीर सिंह जी, चर्चा नहीं करती है कांग्रेस, बात करने को तैयार नहीं है, और जब बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे हाथ बढ़ाती है तो आप सदन छोड़कर निकल जाते हैं और सदन की गरिमा को आप भंग करने की कोशिश करते हैं। आरोप है आप पर, जवाब आपसे। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप सवाल जवाब कीजिए। हम आप भी सामने बैठे हैं, आप भी सामने बैठे हैं। नहीं तो सवाल उन्होंने, सवाल का जवाब दीजिए आप। नहीं, उनके सवाल तो यही है कि आप 30-35 रुपए के हुआ करते थे, वो आज 125-150 के हो गए हैं, लेकिन किसानों का अन्न 1900 से सिर्फ 2200 तक का हुआ है। देखिए मानधीर सिंह जी, एक बड़ा सवाल था, उसका जवाब आपने नहीं दिया और कांग्रेस ने भी 2011 के बाद नहीं दिया था। जो जातीय जनगणना हुई थी 2011 में, उसका आंकड़ा कांग्रेस ने सामने क्यों नहीं रखा? देखिए, उसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है, तो मैं जो देश के हालात है उनके बारे में देखते हुए बोल सकता हूं कि उन्होंने राहुल गांधी ने तो आज जातीय जनगणना की बात करी है साहब। मानधीर सिंह जी, जातीय जनगणना की बात आपके नेता कर रहे हैं, तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे कि आखिर जातीय जनगणना का वो कौन सा आधार होगा जिस पर देश की वो इमारत खड़ी होगी जिससे विकास की गंगा बहेगी। राहुल गांधी तो यही कहते नजर आ रहे हैं। मैं एक बात आपको कुछ कहना चाहता हूं, देश की इमारत को खड़ी करने वाली कांग्रेस है। जब देश आजाद हुआ, देश को ऊंचाइयों तक ले जाने वाली कांग्रेस है। जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाली कांग्रेस है। देश को विकास की तरफ ले जाने वाली कांग्रेस है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ आधा सा देश प्राइवेट कर दिया, बेच दिया, सरकारी चीजों को, नौकरियां को छीना, देश को बिल्कुल पीछे पछेड़ दिया, बिल्कुल देश को पीछे की तरफ फेंक दिया, गड्ढे की तरफ धकेल दिया 10 सालों में। तो जो राहुल जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो चक्र इन्होंने बनाया वो बिल्कुल देश को खत्म करने के लिए चक्र बनाया। तो मैं भी आपके जरिए पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी के हित की पार्टी नहीं है। बीजेपी ने हमेशा पहले से ही देश के हित के बारे में कभी अच्छा नहीं सोचा, और कांग्रेस ने हमेशा देश को विकास की ओर लेके गई है और देश के लिए बलिदान दिए। कांग्रेस के हर नेता ने जेल काटी है देश को आजादी के लिए, और बड़े मेहनत, और उससे कांग्रेस ने इस देश को, उस सेक्टर को खड़ा किया था जो इन्होंने 10 साल में बिगाड़ के रख दिया है।
रत्नाकर सिंह जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो लगातार जारी है सदन में भी, और कहीं ना कहीं अभी जब आपस में आप लोग बातचीत कर रहे हैं तो भी, लेकिन जवाब कैसे देंगे? मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ये जो जातीय जनगणना, आखिर आप डर क्यों रहे जातीय जनगणना से? रत्नाकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए जातीय जनगणना से डर क्यों रही है? बिहार में नीतीश कुमार करने को तैयार है, उन्होंने करा भी लिए, तो जातीय जनगणना के जो आधार है, लगातार कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इससे विकास की धारा बहेगी, देश विकसित धारा की ओर अग्रसित होगा, तो जातीय जनगणना से आपको दिक्कत क्या है? आपके प्रश्न का मैं जवाब देता हूं। जी पहले मैं भाई के उस प्रश्न का जवाब जो देना चाहता हूं, जो अभी यहाँ बैठ करके ये झूठ फैलाने का काम कर रहे थे, जैसा कि राहुल गांधी बार बार करते रहते हैं। ये बोल रहे हैं देश ऊंचाइयों पे गया और हम नई एक गाथा लिखे, विकास की नई गाथा लिखे। भाई साहब, जब यूपीए का शासनकाल था तो पिछले 10 साल के दौरान उन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व में 12वें नंबर से 11वें स्थान तक लाने का काम किया। सिर्फ एक पायदान उन्होंने ऊपर किया, और जब हमारी 10 साल की शासन व्यवस्था थी तो हमने 11वें नंबर से देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था कर दिए। और प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है कि 2047 तक विकसित भारत को हम बनाएंगे और इस संकल्पना को साकार करेंगे, और 5वीं अर्थव्यवस्था से बहुत जल्दी 2027 तक ये पूरे विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ये आंकड़ा मेरा या प्रधानमंत्री जी का नहीं है, ये ग्लोबल आंकड़ा है। आप उठाकर देख लीजिएगा जीडीपी किस दर से हमारे देश की बढ़ रही है। तो यहाँ पे बैठकर जो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं वो करना। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दे देना चाहता हूँ राघवेंद्र जी। क्या चाहते हैं ये राहुल गांधी? देश की भलाई। वो तो कह रहे हैं कि देश का विकास चाहते हैं। अगर विकास चाहते तो विकास की बात करते, जीडीपी पे प्रश्न करते, रोजगार पे प्रश्न करते, इंडस्ट्रियों का कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है उस पे प्रश्न करते। प्रश्न उस पे नहीं करेंगे ये, क्योंकि इनको पता है ये देश का विकास तो हो ही रहा है, देश की जीडीपी तो बढ़ ही रही है। ये प्रश्न करेंगे एक दूसरे को लड़ाने का, जातियों को आपस में बांटने के लिए। ये अंग्रेजों की नीति अपनाते हैं ना, बांटो और राज करो। मतलब आप कह रहे हैं कि जातीय जनगणना जब होगी तो जातियां आपस में बढ़ जाएंगी। रत्नाकर जी, आप कहना चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना से आपस में जातियां बढ़ जाएंगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? कौन बिरादरी के रह रहे हैं ये मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं मेरे भाई बता देंगे। आज राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि कितने सचिव ओबीसी थे। कल को तो राहुल गांधी आएंगे, बोलेंगे कि क्रिकेट टीम में कितने ओबीसी है, भाई जरा बता दो। अरे ये अनाप शनाप प्रश्न पूछने का कोई मतलब और कोई औचित्य है क्या? आप अपनी गरिमा को नहीं संभाल पा रहे हैं, सदन में आकर के आप कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। आप इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठे हैं। सुन लेते हैं मानधीर जी, पहले रत्नाकर जी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे, आपको भी पूरा मौका मिलेगा। रत्नाकर जी, जनहित के बारे में क्या बात करना है? देखिए सुन लेते हैं। अच्छा ठीक है, मानधीर सिंह जी को सुन लेते हैं। जी मानधीर जी, साफ तौर से कहिए, हम आपकी आवाज थोड़ा सही तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं। मानधीर जी, मैं यही कहूंगा, राहुल गांधी जी एक देश के बहुत बड़े नेता, अगर जो कोई जानकारी लेना चाहते हैं, किसी से सवाल पूछते हैं, तो इनको क्यों छोटे उस बात पे एतराज होता है? ये अपने कार्य करवाए, अपने कार्य। इनको राहुल गांधी जी कभी फलाना कभी ढिमका पर आरोप लगाने का काम है, विकास का कोई काम नहीं है। ये नहीं कहेंगे, करके दिखाएंगे। राहुल गांधी जी उनके पिता परिवार का क्या बलिदान था, उन्होंने कितनी एक ही कॉमन सवाल मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं। देखिए, दोनों आप बड़े पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं और दोनों पार्टियां सम्मानित हैं और दोनों के नेता बड़े हैं और दोनों सम्मानित हैं, और आप दोनों को भी, आप दोनों पार्टियों को, दोनों नेताओं के बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यही मानधीर सिंह जी आपसे भी और रत्नाकर सिंह जी आपसे भी यही लगातार कर रहे हैं। सबसे पहले मानधीर सिंह जी, आप ही के पास आते हैं। जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? क्यों कांग्रेस इस पे लगातार ये कह रही है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए? घर में रह रहे हैं जिससे उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। वो देश के बहुत बड़े नेता हैं, तो कोई भी नेता कोई भी तैयारी करता है देश के लिए, कोई भी बनाता है, सब चीज देख के कर रहा है, कौन बढ़ रहे हैं, कौन घट रहे हैं, किस हिसाब से हमारे देश का जो नौजवान हो रहे हैं, कौन ज्यादा आ रहे हैं, कौन बिरादरी में कम आ रहे हैं, किनको किस सुविधा की जरूरत है, किनको किसी की नहीं है। तो वो तो सब देखना जानना तो एक नेता का फर्ज होता है, हक होता है। उसमें इनको आपत्ति क्या है? उन्हीं से पूछ लेते हैं। मैं तो उनसे भी पूछा था, वो भी कहीं ना कहीं सवाल को भटका रहे थे। रत्नाकर सिंह जी, क्यों डर रहे हैं जातीय जनगणना से? जब चाहती है विपक्ष की जातीय जनगणना हो,
तो आप क्यों नहीं चाहते कि हो जाए भाई? चलो ठीक है, ये कह रहे हैं कि नेता को जानने का हक है कि लोग कितने हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, किनको क्या देना है, नहीं देना है। क्या दिक्कत है आपको? नहीं, विपक्ष अगर चाहेगा जी कि देश को धर्म के आधार पे बांट दिया जाए, देश को जातियों के आधार पे बांट दिया जाए, तो यह सरकार उसके हाँ में हाँ मिलाएगी। आज जो मुद्दा लेकर चले हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इन्हीं के इंडी गठबंधन के जो है एक घटक दल है ना, पीडीए का मुद्दा लेकर चलते हैं ये क्यों नहीं विकास का मुद्दा लेते हैं? पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसमें भी जाति, उसमें भी धर्म। आप क्या चाहते हैं? जातियों में एक दूसरे को लड़ाना, जातियों की कटुता को बढ़ाना, यही चाहते हैं आप? यही राहुल गांधी की मंशा है? आप कैसे झूठ बोल करके इस चुनाव में आपने लोगों को छला है? आपने कहा ना, 1 मिनट में चाहूंगा। हाँ जल्दी आखिरी टिप्पणी दोनों से। देखिए रत्नाकर जी, समय हमें इजाजत इतना ही दे रही है। रत्नाकर जी और मानधीर सिंह जी, देखिए आखिरी टिप्पणी, आखिरी प्रक्रिया बहुत ही संक्षिप्त में 30 सेकंड का आप दोनों से हम चाहते हैं। उसके बाद देखिए समय हमें इतना ही इजाजत दे रही है। सबसे पहले मानधीर सिंह जी आप ही के पास आते हैं, 30 सेकंड की आखिरी प्रतिक्रिया जी। उद्घाटन किया वो भी हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है। अधूरे मंदिर का इन्होंने उद्घाटन किया, जिसकी वजह से हमारे देश के चारों शंकराचार्य नाराज थे, जो हमारे देश की आस्था के प्रतीक है। एक भी शंकराचार्य वहां पे नहीं पहुंचा, क्योंकि इन्होंने धर्म के साथ खिलवाड़ किया और धर्म के साथ इन्होंने बंटवारा। ठीक है मानधीर सिंह जी, ठीक है। रत्नाकर सिंह जी आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, आखिरी प्रतिक्रिया इस चर्चे पर। रत्नाकर जी इसी बात पे जवाब देना चाहता हूं जो इन्होंने 30 सेकंड समय सीमा का जरा ध्यान रखिएगा रत्नाकर जी। 30 सेकंड में एक ही चीज बोलूंगा जी। देखिए, राहुल गांधी का चेहरा हिंदू विरोधी हमेशा से दिखता आया है। बाबर की मजार पे इंदिरा गांधी जाती हैं, राहुल गांधी जाते हैं, पंडित नेहरू जाते हैं, लेकिन राम मंदिर में ये गए हैं क्या? पूछ लीजिए आज तक। राम मंदिर जाकर रामलला का दर्शन किया है क्या? नहीं किया है। यही दर्शाता है कि आपकी मंशा जो है हिंदू विरोधी है। चलिए ठीक है रत्नाकर जी, हमने राजनीतिक दृष्टिकोण से राम मंदिर का निर्माण नहीं करवाया है। हमने धार्मिक भावनाओं को देखते हुए, हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए राम मंदिर का 500 साल के बाद जो अथक परिश्रम से जो है इसका निर्माण भव्य, ठीक है रत्नाकर जी, रत्नाकर जी रामलला को विराजमान करवाया। ठीक है रत्नाकर जी और मधीर सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो जिस तरह से राहुल गांधी आज सदन में बोलते नजर आए, हमला करते नजर आए भारतीय जनता पार्टी पर, बजट को लेकर लगातार वो भारतीय जनता पार्टी को घेरते नजर आए। हालांकि उन्होंने इतना तक कह दिया कि अभी जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मारने का काम किया गया था, उसी तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नया चक्रव्यूह देखने को मिल रहा है। इन्होंने एक नया चक्रव्यूह रचा है जिसमें भारत के लोगों को फंसाकर मारने की कोशिश की जा रही है। हालांकि तस्वीरें क्या कुछ होंगी अब सामने साफ होते नजर आएगा और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार शुरू हो चुका है। देखना यह होगा कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं और सदन का जो पूरी कार्यवाही है वो आगे किस तरह से चलती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप बने रहे इंडिया के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। ये एक परंपरा होता है, एक दूसरे का इज्जत देना होता है। जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे।